कुमार नरवरिया, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महारा, ललितपुर से ई लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत द्विवर्षीय DLED पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर में गणित विषय के यूनिट प्रथम में हम लासा देख चुके थे। अब हम महत्तम समापवर्तक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या कहलाता है। तो महत्तम समापवर्तक जानने से पहले हम थोड़ा सा अपवर्तक देखेंगे कि अपवर्तक हमारे क्या कहलाते हैं। वह संख्याएं जो किसी संख्या को पूरा विभाजित करती हैं, उस दी हुई संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। मतलब वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है या कोई भी संख्या है किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, वह उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। किसी संख्या के गुणनखंड भी उस संख्या के अपवर्तक कहलाती है। अर्थात गुणनखंड हम जानते हैं, पिछली कक्षाओं में हम देख चुके हैं। गुणनखंड संख्या जैसे संख्या 2 है तो इसके गुणनखंड कितने होंगे? इसके गुणनखंड होंगे 1 गुणा 2 अर्थात 2 एकम 2 अर्थात इसके अपवर्तक 1 और 2 होंगे। इसी प्रकार संख्या 6 है, 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणा 6, 1 छक्के 6, 1 गुणा 2 गुणा 3 यानी 3 गुनी 6 एकम 6, 2 गुणा 3 अर्थात 2 गुणा 3 6 यानी इसके अपवर्तक होंगे 1 2 3 और 6। इसी प्रकार 15 के अपवर्तक देखते हैं 1 3 5 और 15 अर्थात 15 संख्या में 1 3 5 और 15 ऐसी संख्या है जो पूर्ण रूप से 15 को विभाजित करती है। अगर इन संख्याओं का भाग इस संख्या में चला जाएगा तो वो इस संख्या की अपवर्तक कहलाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार समापवर्तक देखते हैं। समापवर्तक क्या कहलाते हैं? किसी संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को उन संख्याओं का सम अपवर्तक कहते हैं। अर्थात किसी संख्या के जितने भी गुणनखंड होंगे उन संख्याओं को वो सम अपवर्तक होंगे। अर्थात कोई दो संख्याएं हैं, उनके अगर समान गुणनखंड हो रहे हैं, कुछ आधे या जितनी भी संख्याएं हो रही हैं, तो वह उन संख्याओं के सम अपवर्तक कहलाएंगे। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड समझते हैं। जैसे बात आई है उभयनिष्ठ गुणनखंड उन संख्याओं के सम अपवर्तक कहलाते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे क्या कहलाते हैं? यदि कोई सम अपवर्तक 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक का भाजक हो तो उसे इन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। अर्थात 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समापवर्तक उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। अर्थात कोई दो संख्याएं दी हैं हमारे पास और दोनों संख्याओं के कुछ अपवर्तक एक समान हैं, तो उन संख्याओं के हम उन्हें उभयनिष्ठ गुणनखंड मान लेते हैं। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। अब महत्तम समापवर्तक के बारे में कहते हैं, मतलब हम अपने सब्जेक्ट की तरफ और बढ़ते हैं। तो महत्तम समापवर्तक के बारे में अधिक देखना है। तो महत्तम समापवर्तक क्या कहलाता है हमारा? तो उस बड़ी से बड़ी संख्या वो जो 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करे, उन संख्याओं को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अर्थात कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो और उसको 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करें, मतलब कोई 2 या संख्याएं दी हैं हमारी और उन संख्याओं का अगर हमें मासा निकालना है तो ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे महत्तम समापवर्तक कहलाती है। अर्थात जो संख्या दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या होगी वो संख्या उस संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था लासा में कि उसमें ऐसा होता था कि जो संख्या अधिक बार आई हो, घात के रूप में बड़ी संख्या हो, उसको सम्मिलित करते थे। जस्ट अपोजिट महत्तम समापवर्तक में है कि जो संख्या दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में सम्मिलित होगी उसी संख्या को हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। कुछ हमारे स्मरणीय तथ्य हैं। जैसे स्मरणीय तथ्य एक है, पहला है एक सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड है। ठीक है सर,
मतलब एक सभी संख्याओं का साल गुणनखंड है। नंबर 2, यदि दो संख्याओं का समापवर्तक एक हो तो उन संख्याओं को सहअभाज्य कहते हैं। यदि दो संख्याओं का समापवर्तक एक हो तो उन संख्याओं को सहअभाज्य कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड अथवा अपवर्तक है। चौथा पॉइंट है, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उनमें से किसी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दो संख्याओं का जब हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो उनमें हम दो संख्याओं से बड़ा उनका महत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता। जैसे 6 और 12 का अगर हम आपसे कहें मासा कितना होगा तो 6 और 12 में 12 से बढ़कर 12 से कोई भी बड़ी संख्या उसका महत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकती है। जैसे अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां। अब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की हमारे पास दो विधियां हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि। जैसा कि लासा में भी हम देख चुके हैं अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि को, उसी विधि को हम महत्तम समापवर्तक में भी देखेंगे कि इन विधियों को हम किस तरह इसमें हम प्रयोग कर पाते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहलाती है हमारी, सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं के गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं, फिर सभी संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करते हैं और उभयनिष्ठ गुणनखंड ही दी हुई संख्याओं का मासा होगा। ठीक है, मतलब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे वे भी दी हुई संख्याओं का मासा होंगे। यदि एक से अधिक गुणनखंड उभयनिष्ठ हों तो उनका गुणनखंड अभीष्ट मतलब गुणनखंड अभीष्ट मासापा भी होगा। ठीक है, जैसे कि समझाया गया है हमारा कि अगर हमारे पास कोई भी संख्याएं दी हों तो सर्वप्रथम हमें उनके गुणनखंड करना है, यानी उस संख्या को गुणनखंड के रूप में हमें तोड़ना है, फिर उन गुणनखंड को हम उस संख्या के सामने अलग में लिख लेते हैं गुणनखंड के रूप में। इसी क्रम को दूसरी संख्या में भी लिखते हैं और अगर तीन संख्याएं दी हों तो तीसरी संख्या की भी लिखते हैं और फिर उस संख्या में जो एक से अधिक गुणनखंड समान होंगे तो हम उन संख्याओं को उसमें सम्मिलित करते हुए मासापा निकालते हैं। आइए उससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं तो और सरल आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि हम क्या समझना चाहेंगे। तो देखिए प्रश्न है जैसे कि 384, 432 और 1200 का 1200 का अभाज्य गुणनखंड की सहायता से मासापा ज्ञात कीजिए। अर्थात हमारे पास तीन संख्याएं दी गई हैं और हमें इनका मासापा निकालना है। तो सर्वप्रथम जैसा कि इसमें कहा गया था कि दी गई संख्याओं का अभीष्ट गुणनखंड ज्ञात करना है, तो 384 के सर्वप्रथम हमें गुणनखंड ज्ञात करना है कि 384 के कितने गुणनखंड होते हैं। तो संख्या के सामने हम उनके गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 384 के गुणनखंड है 2 गुणा 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 3। इसी प्रकार 432 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। इसी प्रकार 1200 के हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, यानी ये तो हमारे गुणनखंड हो गए। अब हम मासापा कैसे ज्ञात करेंगे उसको भी हम सरलता से देख लेते हैं। अर्थात इन तीनों संख्याओं की गुणनखंड में जितने गुणनखंड कॉमन होंगे उनको हम मासा में सम्मिलित कर लेते हैं और उनके गुणनखंड से जो प्राप्त गुणा होता है उसको हम मासा कहते हैं। आइए इसको भी हम समझते हैं बहुत अच्छी तरह से। अब हम इसमें देखते हैं कि 2 की घात इसमें कितनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 2 की घात हम यहाँ लिख देते हैं 2 की घात कितनी है। अब मौखा समझ लेते हैं इसको। 2 की घात यहाँ पर 7 है और ये गुणा 3 की घात 1 है। ठीक है, इसी प्रकार 432 में देखते हैं 1 2 3 4,
यानी 2 की घात 4 है और 3 की घात 3 है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं 1 2 3 और 4, 2 की घात 4 है और 3 की घात 1 है और 5 की घात 2 है। अब हम इसको रफ में थोड़ा सा समझते हैं तो देखते हैं कि इसमें सारी संख्याओं में कौन कौन सी घातें सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2 की घात 4, इस वाली संख्या में भी है 2 की घात 4 432 में भी है और 2 की घात 4 384 में भी है। अर्थात हम 2 को 4 की घात में सम्मिलित कर सकते हैं मासा में। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हम इस संख्या में नेक्स्ट संख्या है हमारे पास 3, तो 3 की घात 1 इसमें भी है, 3 की घात 1 इसमें भी है, 3 की घात हम इसमें शामिल कर लेंगे गुणा 3। अब 5 इस संख्या में शामिल नहीं, इस संख्या में शामिल नहीं, अर्थात मासापा को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते। अतः हमारा मासापा होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अर्थात इसके गुणनखंड तोड़ने के बाद हमारा प्राप्त गुणनफल इसका 48 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। अर्थात हमारा तथा अभीष्ट मासापा 48 होगा। इसी प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। कल हम इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देखेंगे।